हमने फंक्शन पढ़े थे लाइसोसोम्स के लास्ट क्लास में। लाइसोसोम्स डिस्कस किया था हमने। यस मैम। ठीक है, लाइसोसोम्स के फंक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? लाइसोसोम्स के फंक्शन में मैम डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ओके। देखिए, इसमें हमने लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्टडी कर लिया है लास्ट क्लास में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो टॉपिक था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद हमने लाइसोसोम्स पढ़े थे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे जो हमारे पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं उससे रिलेटेड। तो इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बुक का पेज यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना कि हमें कौन से जो टॉपिक है वहां से हमें आज की क्लास में जो है पढ़ना है। ठीक है, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस मैम। ठीक है, फाइन। तो देखो, सेल के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये सारा चीज हमने पढ़ लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हमने पढ़ लिया है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताया था, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक हमारे पास क्या होता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया। लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे लाइसोसोम्स के बाद आप देख सकते हैं बुक में क्या टॉपिक है। लाइसोसोम के बाद आपके पास टॉपिक है यहाँ पे वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा आज की क्लास का। ओके, वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमारा टॉपिक का नाम क्या है। तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वैक्यूल से। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ आपको बनवा दूंगी। हेडिंग आपको दिखा दिया है कि हमारा क्या टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी अपने सभी स्टूडेंट्स पेन नोटबुक ओपन कर लीजिए सो दैट आप यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स थे उनको पढ़ पाओ। ठीक है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बहुत ही इजी वे में पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज में अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पाई जाती हैं। जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो उसमें जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, आपको बताया किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, वैक्यूल्स। सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर।
सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि वैक्यूल्स हमारे पास क्या हैं। तो वैक्यूल्स को हम बोलते हैं, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, तो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sacs found inside the cytoplasm of the cell। ठीक है, अब ऑब्वियसली जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस थी वो कहाँ पे थी? वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर थी। उसी तरह से जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स भी हमारे पास कहाँ पे हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो बेसिकली वैक्यूल्स क्या हुए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि वैक्यूल्स जो है, यहाँ पे सैक का मतलब हुआ कि एक थैली। यहाँ पे जो सैक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि एक थैली की तरह है, या मैं इन सिंपल वर्ड्स बोल सकती हूँ कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड जो है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई, ठीक है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो है वो एक तरह की एक थैली है जो कि पाई जाती है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ऑफ ए सेल दैट कंटेन, ये क्या क्या कंटेन करता है वैक्यूल? देखो, पहला हेडिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपॉर्टेंट, इजी, ठीक है, वाटर को कंटेन करता है। पहला पॉइंट हो गया, वाटर को कंटेन करता है। दूसरा क्या कंटेन करता है? फूड को और वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो है वो क्या हुए? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, जो कि क्या कंटेन करते हैं? वाटर को, फूड को और वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। और क्या कंटेन करते हैं? वेस्ट मटेरियल्स को। अच्छा, आगे में नेक्स्ट हेडिंग स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। प्रथमेश, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? एक बार कंफर्म करो। यस मैम। स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। याद रखना कि ना, हमें बस बहुत ही सिंपल वे से ये समझना है कि जो वैक्यूल्स है ना, वो सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो घिरी हुई है, सराउंडेड है, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो सराउंडेड बाय ए single membrane, surrounded by a single membrane called tonoplast, ठीक है। ये जो है ना, ये घिरी हुई है, इसकी मतलब जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल की बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट को मैं अंडरलाइन करूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। अच्छा, ये जो है वो भरा हुआ होता है एक फ्लूइड के द्वारा। वैक्यूल जो है वो भरा हुआ होता है एक फ्लूइड के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रही हूं, इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ लिया टोनोप्लास्ट, ठीक है। जबकि फील्ड विद ए फ्लूइड, है ना, इसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं कॉल्ड सेल सैप। क्या बोला जाता है उसको? सेल सैप कहा जाता है। मतलब इसमें जो द्रव भरा हुआ होता है उसको बोला जाता है सेल सैप, राइट। तो देखिए, दोनों की पॉइंट्स हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए।
टोनोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, है ना। टोनोप्लास्ट आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे सेल सैप भी अच्छे से क्लियर हो गया कि जो सिंगल मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा ये सराउंडेड है, जैसे मान लीजिए ये वैक्यूल है, अब इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो मैं ये रेड से आपको यहाँ पे बताती हूँ, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरा टोनोप्लास्ट। अब समझो कि इसके अंदर जो है कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। उस फ्लूइड को या उस लिक्विड को मैं क्या कहूंगी, क्या बोलूंगी, मैं उसको क्या बोलूंगी, सेल सैप बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे पोजीशन इन सेल। नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूं कि वैक्यूल जो है वो सेल में कहां पे पाए जाते हैं। तो हेडिंग मेरे पास क्या है, पोजीशन इन सेल, ठीक है। सेल में वैक्यूल कहां पे पाए जाते हैं, ये मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करती हूँ टाइप ऑफ सेल में। टाइप ऑफ सेल में सबसे पहले मैं क्या बात करूंगी, प्लांट सेल की, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ, प्लांट सेल की बात करूंगी। तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो कहाँ पे पाया जाता है। टाइप ऑफ सेल में कहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, वन लार्ज प्लांट सेल के केस में क्या होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये प्लांट सेल के केस में होता है, जो कि सेल का ज्यादातर हिस्सा जो है वो ऑक्युपाई करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल के केस में क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो कि सेल का ज्यादातर हिस्सा ऑक्युपाई करता है, घेरता है। तो क्या बोलूंगी, दैट ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्या, एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के केस में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स हैं, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से एब्सेंट हो, मतलब वैक्यूल्स ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, और एब्सेंट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ये सारे पॉइंट्स जो है वो रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना। पोजीशन ऑफ सेल में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि सेल का ज्यादातर हिस्सा, मोस्ट ऑफ द सेल को ऑक्युपाई करता है। दूसरा आपको बताया एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, या ये भी हो सकता है समटाइम्स ये भी होता है कि वैक्यूल्स उनमें एब्सेंट हो, तो क्या बोलेंगे, और समटाइम्स एब्सेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा प्लांट सेल, एनिमल सेल के केस में। नेक्स्ट मैं हेडिंग क्या डाल रही हूँ यहाँ पे, फंक्शंस। फंक्शंस, क्या काम होता है वैक्यूल्स का। देखो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, टोनोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल के केस में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। सबसे पहला इसमें फंक्शन आता है, सबसे पहला हेडिंग डालिए स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है।
तो वैक्यूल का काम है स्टोरेज करना। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टोर्स वाटर, वाटर को स्टोर करना, या कोई किसी प्रकार के कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको स्टोर करना। स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड को, या कोई पिगमेंट्स हैं, ठीक है, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको स्टोर करना किसका काम है? वैक्यूल्स का काम है। तो स्टोर्स वाटर, नंबर 1 क्या हो गया? स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको स्टोर करना, ये काम है हमारा वैक्यूल्स का। दूसरा आता है हमारे पास क्या? दूसरा हमारे पास आता है स्टोरेज हो गया। दूसरा क्या आता है? वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल, इसका क्या मतलब हुआ? वेस्ट डिस्पोजल। तो इसमें हम लिख सकते हैं आगे पॉइंट कि ये क्या करता है? स्टोर्स एंड isolates, stores and isolates harmful or waste materials. Stores and isolates harmful or waste materials. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये हानिकारक पदार्थों को अलग करके कोशिका की रक्षा करता है, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं, है ना, तो बेसिकली मैं क्या बोल सकती हूँ कि हानिकारक पदार्थों को अलग करके कोशिका की रक्षा करना, उनको बिल्कुल मतलब जितने भी अब सेल के अंदर हार्मफुल वो हैं सब्सटेंसेस हैं, कोशिका के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको आइसोलेट करेगा, उनको अलग करेगा, और जो सेल है उसकी एक तरह से मतलब उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, प्लांट सेल्स के केस में इसका एक और फंक्शन होता है, हेल्प्स प्लांट सेल्स टू मेंटेन शेप, ठीक है, मतलब एक आकार बनाए रखने के लिए, शेप या आप बोल सकते हो एक आकार बनाए रखने के लिए प्लांट सेल्स को ये सहायता करता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेल्प्स प्लांट सेल्स टू मेंटेन शेप, शेप को मेंटेन करना प्लांट सेल्स के केस में ये इसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका काम सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक सहारा प्रदान करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, वो इसका काम होता है साथ में। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए यहाँ पे इस बात को सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि वैक्यूल के काम क्या क्या हुए। तो वैक्यूल का काम हुआ स्टोरेज, प्लस क्या हुआ शेप को बनाए रखना, प्लस क्या हुआ सपोर्ट फॉर द सेल, सपोर्ट फॉर द सेल, ठीक है। तो इसके काम हुए क्या क्या हो गए? नंबर 1 स्टोरेज, नंबर 2 शेप, नंबर 3 सपोर्ट फॉर द सेल, ये होते हैं वैक्यूल के काम, स्टोरेज, शेप, सपोर्ट फॉर द सेल, ये सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास वैक्यूल्स के काम। एक बार मुझे यहां तक कंफर्म कर दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए एक बार। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है हो तो आप पूछ लो। वैक्यूल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? वैक्यूल्स में अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया फंक्शंस, ठीक है,
और हमने क्या पढ़ा इसके स्ट्रक्चर में, हमने पढ़ा ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको सेल सैप बोलते हैं, और जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। वैक्यूल हमारा हो गया कंप्लीट। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ लाइव कि हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है इसमें बुक के अकॉर्डिंग। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो, या कोई पॉइंट छूटा हो तो आप पूछ सकते हैं। चैट में भी आप बता सकते हैं अगर कोई कुछ पूछना हो तो। अच्छा ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वैक्यूल्स हमारा हो गया। अब हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है इसमें वो है हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 8 है यहाँ पे, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। हमारे पास टॉपिक है ग्लाइऑक्सिसोम्स, तो इसके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारे पास है वो है हमारे पास क्या, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो एक बार मैं इसके नोट्स भी यहाँ पे बनवा देती हूँ आपसे, ताकि हमें एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, हेडिंग है हमारी ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या हैं? दे आर स्मॉल, ये है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड organelles found mainly in plant cells, especially in seeds। ठीक है, छोटे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि पाई जाती हैं मोस्टली प्लांट सेल्स में। कहाँ पे? मोस्टली कहाँ पे? प्लांट सेल्स में। स्पेशली हमने बोला कहाँ पे? सीड्स में। सीड्स में जो बीज होते हैं उसमें। तो क्या है? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, फाउंड मेनली इन कहाँ पे? प्लांट सेल्स में, स्पेशली कहाँ पे? सीड्स में। ठीक है, अब आता है कि इनका काम क्या होता है। इनका काम क्या होता है? तो दे हेल्प इन conversion of fats into sugars during germination। ठीक है, तो दे हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू शुगर्स। फैट मतलब जो वसा है उसको शुगर में, मतलब कि शर्करा में कन्वर्ट करना, या उसको शर्करा में बदलना। तो दे हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फैट्स, मतलब कि वसा को शर्करा में, मतलब शुगर्स में बदलना ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, तो बीजों में ये पाए जाते हैं। और जब भी जो बीज उगेगा तो उस टाइम जो है जर्मिनेशन जब होगा, मतलब तो जब वो फैट्स को शुगर्स में कन्वर्ट करना ड्यूरिंग जर्मिनेशन।
ये इसका काम होता है। तो दे हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू शुगर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अच्छा, याद रखना, आपको बोला ना कि मेम्ब्रेन बाउंड है ये, तो याद रखना इसके बाहर ना एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है बस, है ना, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूँ, जो मेन, एक तो डेफिनेशन हो गई, अब आता है इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स के फंक्शंस या इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला आता है फैट को शुगर में कन्वर्ट करना। तो फैट टू शुगर कन्वर्जन, जो अभी आपसे बात हुई, फैट को शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को और अच्छे से लिख सकती हूँ, कन्वर्ट्स stored fats into stored fats into carbohydrates carbohydrates या जिसको हम बोलते हैं शुगर्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन मतलब, सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अंकुरण के समय बीजों में जो भी संग्रहित जो वसा है, जो फैट है, उसको उस वसा को जो है वो शर्करा में बदलता है। बीज के अंदर जो भी फैट स्टोर्ड है उसको शर्करा में, मतलब उसको शुगर में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल रही हूं मैं, सेकंड हेडिंग। सेकंड आता है हमारा क्या, दैट इज एनर्जी फॉर ग्रोथ। सवाल ये उठता है कि अब ये शुगर में क्यों कन्वर्ट होगा, क्या होता है, एनर्जी फॉर ग्रोथ। क्या होता है इसमें, आगे पॉइंट लिख रही हूँ, द शुगर फॉर्म्ड जो भी यहाँ पे शुगर बनेगी वो एनर्जी को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो भी ग्रोइंग एम्ब्रियो है ना, मतलब जो बढ़ता हुआ जो भ्रूण है उसको ऊर्जा देने का काम। तो ये शर्करा जो है वो बढ़ते भ्रूण को ऊर्जा देती है, मतलब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको ऊर्जा देती है, उसको एनर्जी देती है। ये चीज हमें याद रखनी है ना, उसको एनर्जी देने का काम इसका होता है। यहाँ तक एक बार मुझे कंफर्म करिए अगर आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया। चैट में भी आप लिख सकते हैं या माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी फॉर ग्रोथ, हो गया हमारा यहाँ पे, एनर्जी फॉर ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, ये मेन यही फंक्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि इसका मतलब शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या काम है, ग्लाइऑक्सिसोम का, शॉर्ट में अगर कोई पूछे कि ग्लाइऑक्सिसोम का क्या काम है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑर्गेनेली दैट चेंज फैट इनटू शुगर, फैट को शुगर में चेंज करना ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम, अंकुरण के टाइम, अंकुरण के टाइम या जिसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन के टाइम। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के टाइम फैट्स को शुगर में चेंज करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिजोम हमने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बुक के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक है। प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अबाउट द प्लास्टिड्स। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, दैट इज द प्लास्टिड्स। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर डबल membrane bound organelles found only in plant cells। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती हैं, ध्यान रखना। which help in making and storing food। मतलब प्लास्टिड्स के केस में ऐसा नहीं है कि सिंगल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड के केस में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 होती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। जो केवल जो है वो प्लांट सेल्स में, मतलब जो पौधे हैं, पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और भोजन का निर्माण करना, मतलब कि फूड को बनाना और उसको स्टोर करना, ये इसका काम होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, ठीक है। मतलब कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स होंगी इसके केस में, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके केस में ना इसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। सो have their own DNA and राइबोसोम्स, ठीक है। अपना ओन डीएनए और राइबोसोम्स इनके केस में पाया जाता है। सो दे कैन रेप्लिकेट। अब देखिए इनके केस में ना अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, तो इससे क्या होता है, इससे ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब कॉपीज बना सकते हैं आगे, ठीक है। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है? कॉपीज बनाना। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। हैव देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, सो दैट दे कैन रेप्लिकेट। तो ये रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब कैन मेक द कॉपीज, है ना। और प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सबसे पहले आते हैं हमारे टाइप में, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है ग्रीन। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करना मतलब कि मेक द फूड, क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट प्लास्टिड्स हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट।
नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होता है वो होता है, हम याद रखेंगे योर से, YOR से, येलो, O से याद रखेंगे ऑरेंज, R से याद रखेंगे रेड। तो ये इसके कलर्स हो सकते हैं, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका काम क्या होता है, अब कलर है तो इसका काम क्या हुआ, गिव कलर टू, कलर देना, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको रंग देना, उनको कलर देना, ये इसका काम है, गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है मेरा, क्रोमोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको से याद रखेंगे, ल्यूको से याद रखेंगे कलरलेस, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। अब फूड में भी क्या क्या, स्टार्च को या ऑयल को या प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम इसका होता है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में पहला आपको क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट, कलर कैसा होता है, ग्रीन, फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड को बनाना। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, इसका कलर होता है येलो, ऑरेंज, रेड, गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स, काम हो गया। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टार्च हो गए, ऑयल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको स्टोर करना, ये इनका काम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट भी ना तीन टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टाइप्स के। सबसे पहला इसमें टाइप होता है हमारे पास जिसका नाम है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करना, ठीक है। क्या काम है, स्टार्च को स्टोर करना, स्टोर द स्टार्च। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नंबर 2, दैट इज इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, इसका काम होता है स्टोर्स फैट्स, फैट्स या ऑयल्स को स्टोर करना, स्टोर फैट्स और ऑयल। थर्ड आते हैं हमारे पास, थर्ड है हमारे पास क्या, दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। थर्ड है हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, इनका काम क्या होता है, स्टोर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को स्टोर करना, ये इनका काम होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, अमाइलोप्लास्ट का काम क्या है, स्टार्च को स्टोर करना। इलियोप्लास्ट का काम क्या है, फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करना। एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोर द प्रोटीन्स, स्टोर प्रोटीन्स। तो ये ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। क्या याद रखेंगे, अमाइलो, इलियो और इल्यूरो, ठीक है। इसके इलियोप्लास्ट के ओ से यहाँ पे याद रखेंगे, इसका काम होता है ऑयल्स को स्टोर करना। क्या काम होता है इसका, ऑयल्स को स्टोर करना। एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को स्टोर करना, ठीक है। तो ये हमने प्लास्टिड्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है हमारा टॉपिक। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया। फिर उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे।
याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में एक बात स्पेशल है, वो क्या है कि दोनों के केस में डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में कॉमन बात क्या है कि दोनों के केस में जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और दोनों के केस में डीएनए, आरएनए और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। और डीएनए, आरएनए इसके केस में भी है। और राइबोसोम कौन सा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। प्लास्टिड्स के केस में भी डीएनए, आरएनए भी है, और राइबोसोम कौन सा है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। राइबोसोम्स को जो है हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम राइबोसोम्स को। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। राइबोसोम्स मैं नेक्स्ट हेडिंग डालती हूँ यहाँ पे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है हमें पता है, स्मॉल है और कैसे हैं, राउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड organelles found in all living cells। तो स्मॉल हो गई आपकी, दूसरा कैसी हो गई, राउंड हो गई, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सारी लिविंग सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या राइबोसोम के केस में कोई मेम्ब्रेन होती है? नो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इसके बारे में स्पेशल बात है। ठीक है, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नोट कर लीजिए। दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इनको? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक प्रोटीन्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, इसकी वजह से, बिकॉज दे मेक द प्रोटीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। कौन सी ईयर में? 1955 में, 1955 में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें, तो मेड अप ऑफ, ये बना हुआ होता है, राइबोसोम जो है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? आर मतलब राइबोसोमल, मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, किससे बना हुआ है? राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स से, एंड प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक है, नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। क्या राइबोसोम्स के केस में कोई मेम्ब्रेन होती है? नो, नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके केस में कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 2। तो हैव 2 सब यूनिट्स। कितनी सब यूनिट्स होती हैं इसके केस में? 2। हैव 2 सब यूनिट्स। ठीक है,
एक होती है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, लार्ज सब यूनिट क्वेश्चन आता है कौन सी होती है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कौन सी होती है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, 80S। स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकार्योटिक सेल्स के केस में पाया जाता है, यूकार्योटिक सेल्स के केस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जबकि आपका ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है पाया जाता है प्रोकार्योटिक सेल्स के केस में, प्रोकार्योटिक सेल्स के केस में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो आज हमने ये मेन जो है, हमने यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट्स थे हमारे वो हमने यहाँ पे कवर किए। तो नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे इंटरेक्टिव सेशन थोड़ा सा। ठीक है, डिस्कशन भी करेंगे हम जो अभी तक हमने पढ़ा है। तब तक ये सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके देन, दैट्स ऑल, गुड नाइट।